उन कानूनों में ऐसा क्या है, किसको उसमें राहत मिलने वाली है, किसके लिए दुविधा या संकट या परेशानी होगी, हम लोग इस बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं 3 युवा एडवोकेट्स कहूँ, लेकिन इनका अनुभव अपनी जगह पे है। हमारे साथ हैं नरपेन कंबोज एडवोकेट, रमनदीप सिंह एडवोकेट और महावीर मिड्डा एडवोकेट। सभी का स्वागत है साहब हमारे स्लाइड शो में। तो करें शुरू हम लोग। बिल्कुल सर। तो ये जो कानून, एक तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता हो गया है और सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया। तो ये बदलाव का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है वो स्पीडी ट्रायल है। इसके अलावा वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं, देखिए चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। जैसे अब कुछ ऑफेंस है, पीछे हमने कई वारदात, कई घटनाएं देखी जिसमें फॉरेन कंट्रीज से लोग बैठे यहाँ पर ऑफेंस करवा रहे हैं। अपना पहला बात है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है सर कि स्पीडी ट्रायल हो। नमस्कार सर। हमारे देश में 5 करोड़ 10 लाख केसेस पेंडिंग है, जो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका आंकड़ा आज जो है वो बढ़ता जाएगा। और सरकार ने जो पहले आज से 100 साल पहले जो हमारे कानून बने हैं, उन कानून में क्रिमिनल्स, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, मेनली उद्देश्य साहब हमारा ये है कानून बनाने का कि स्पीडी ट्रायल और आज की जो नए ऑफेंसेस हैं उनको भी इसके अंदर कवर अप करना, नए कानून जोड़ना, नए जो क्राइम है, क्राइम की क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम लाइक उन सब चीजों को इसके अंदर ऐड ऑन करना हर किसी कानून के पहला मतलब है स्पीडी ट्रायल। कंबोज जी, पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाती है जी, तो उसमें जो एक्ट बनता है वो सारा लिखित में होता है और उस एक्ट के शुरू में पार्लियामेंट बताती है, एक स्टेटमेंट होती है पार्लियामेंट की तरफ से, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कानून का? अब तीनों कानूनों में पार्लियामेंट ने दिया है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, वो 3 या 4 पैराज में है। अब उसको पढ़ने से तो पार्लियामेंट का उद्देश्य ये लग रहा है कि एक तो स्पीडी ट्रायल तो है ही है, एक जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए हैं आज तक, उसमें हमारे कोर्ट्स शायद थोड़े पीछे रह गए हैं। तो उन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का फायदा उठाते हुए कैसे हम एक आम व्यक्ति को त्वरित न्याय दे वो स्पीडी ट्रायल, एक स्पीडी ट्रायल की तरफ से। और स्पीडी ट्रायल नहीं, उसको पार्लियामेंट ने ये भी कहा है कि इस प्रोसीजर को कैसे सिंपल से सिंपल किया जा सके। स्पीडी ट्रायल एंड सिंपल सीक्वेंस। हाँ, एक और सर इसमें है, जैसे अब एविडेंस एक्ट है, उसमें अब टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स हो गई या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स जो आजकल चल रहे हैं, उनको भी तवज्जो दी गई, उनको प्राइमरी एविडेंस के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा चेन स्नैचिंग, मोबाइल, जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और जो आज के साइबर क्राइम्स हैं, इसको अपडेट करने के लिए, नया करने के लिए, जो आज के समय के साथ कम्पीट कर सके, बेसिक पर्पज इसका ये है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि जितने क्रिमिनल शार्प होते जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये कानून बनाए गए हैं। एडवोकेट राजकुमारी जैन कह रही हैं, रमनदीप जी, महावीर जी, नृपेन जी तीनों ही अपने प्रोफेशन के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और तीनों ही गंगानगर बार की शान है। हम आपका गर्व है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका आशीर्वाद है मैम। स्पीडी ट्रायल हो गया, नई चीजों मतलब उनका सामना करने के लिए और आगे बढ़ गई। पार्लियामेंट ने ये भी कहा कि प्रोसेस को सिंपल कितना सिंपल हो सके। हालांकि वो हुआ है या नहीं हुआ वो एक अलग तो अभी आने वाले टाइम में पता लगे जब लागू हो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी चर्चा शुरू हुई है, हम लोग चर्चा करेंगे। उद्देश्य पार्लियामेंट ने ये लिखा हुआ है। उद्देश्य है स्पीडी ट्रायल और सिंपल, साधारण व्यक्ति को सब समझ आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून नए हैं या पुराने नाम बदले? बोतल नहीं है, शराब भी पुरानी है। नई बोतल पुरानी शराब है। ये बोतल नहीं है, उसके मार्का भी नया है, लेकिन हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि मार्का ही सिर्फ नया है, बोतल भी वही पुरानी है। मैं इसके साथ ये बोलूंगा क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स नए किए गए हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स और मूव किए गए हैं, जिससे ये लोग अट्रैक्ट होंगे इसको। अच्छा, देखिए सर, कभी भी कोई जब लॉ पास होता है तो हमारे पार्लियामेंट के दोनों जो लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद में प्रेसिडेंट की एक्सेंट के साथ ये पास होते हैं। तो इसमें अगर चर्चा होती, पॉजिटिव चर्चा होती, तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता। मैं बेहतर और बेहतरीन बात मैं कह रहा हूँ, कानून नए या पुराने?
सर नए हैं, लेकिन देखिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि ये ऑलरेडी बिल से अब एक्ट बन गए हैं। इनमें अमेंडमेंट से भी काम चल सकता था, मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन सरकार ने आज इसको बना दिया है तो अब ये एक्ट हैं। लेकिन नए हैं या पुराने? लगभग पुराने हैं, लेकिन आज के समय के कुछ ऑफेंसेस को ऐड किया है। लेकिन पुराने जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें भी अमेंडमेंट्स करके मेरी व्यक्तिगत राय है चल सकता था। चल सकता, लेकिन अपने तो फिलहाल इस पे है कि ये नए या पुराने हैं। फिर अपने आएंगे अपने दर पे। डॉक्टर रणधीर बिंचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रणधीर जी, शायद मुझे लगता कि आपने हमारा कोई शो मिस किया हो। थैंक यू वेरी मच। तो नई बोतल पुरानी शराब भी है, अमेंडमेंट हो, सभी काम कर इंग्रेडिएंट्स भी हैं, आपके लिए। चलिए, तीनों में अगर हम तीनों कानून की बात करें, तीनों में बड़े बदलाव क्या है आप लोगों को बताइए। एक तो एविडेंस हो गया, एक ये आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, साक्ष्य हो गया। तो इन तीनों में बड़े बदलाव आपकी नजर में क्या है? एक हम चर्चा करेंगे जो सीआरपीसी। एक सेकंड, डॉक्टर रणधीर बिंचर बुस्टअप कर रहे हैं और सुनील अग्रवाल रिपो से हमें बुस्टअप कर रहे हैं। शुक्रिया सुनील अग्रवाल जी हमें देखने के लिए। सीआरपीसी जो है, जिसका अब नाम बदल दिया गया है BNSS, इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए हैं जो हम तीनों कानूनों के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें सबसे बड़े चेंजेस किए हैं स्पीडी ट्रायल की तरफ। मैं ये चाहूंगा कि एक एक दो सभी बता दें। स्पीडी ट्रायल की तरफ से जैसे कि चार्ज की बात आ जाती है, चार्जशीट पेश हो गई है, कोर्ट्स को एक स्पेसिफिकली टाइम दिया गया है कि आप 60 डेज के अंदर चार्ज फ्रेम करेंगे एक्यूज पर, ठीक है, और ट्रायल चलेगा। 60 डेज के अंदर आप ये करेंगे। और कुछ ऐसे भी बातें गई हैं पुलिस वालों के लिए FIR के रिगार्डिंग, कि FIR अगर होती है तो 90 डेज 90 दिनों के अंदर अंदर आपको परिवादी को सूचना करनी होगी कि आपके केसेस के अंदर क्या किया गया है। कुछ FIR इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम FIR दर्ज करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, बशर्ते उसमें ये रहेगा साहब कि हमें 3 दिन के अंदर अंदर उस थाने में जाकर के सिग्नेचर करने होंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। फिर हम आते हैं 0 FIR जो कि पुराना है, लेकिन इसने एक स्पेसिफिक जगह ले ली है उसने 0 FIR ने, कि 0 FIR की जाएगी। कोई भी पुलिस वाला इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकता कि ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारा क्षेत्राधिकार है या नहीं है, आपको FIR करनी पड़ेगी और संबंधित, उसको 0 FIR बोलेंगे हम, उस संबंधित थाना को ट्रांसफर करनी होगी उसे। ये पहले भी होता था। हाँ, लेकिन इसे स्पेसिफिकली अब दे दिया गया है इस एक्ट के अंदर। तो इससे पहले कि हम रमनदीप की तरफ आए, मैं बता दूं कि वर्मा सीताराम वो कह रहे हैं कि यूथ एडवोकेट, वर्मा सीताराम कह रहे हैं टैलेंटेड एडवोकेट, एंड तीसरा कमेंट उनका है 3 ब्रिलियंट टुगेदर हार्ड वर्किंग। थैंक यू सर। मैं खुद हैरान हूं कि इतना बड़ा जो एक्ट ये कानून बने हैं उस पे ये बिना किसी किताब की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम ठीक साथ से काम करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये बता रहे थे सीआरपीसी में। अब सर जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि लोग फॉरेन में बैठे यहाँ क्राइम करवा रहे हैं, जी बिल्कुल। तो उसको जो है भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी थी 1860, उसमें अब इसको किया गया, एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, उसमें ऑफेंस है। इसके बाद हमने देखा कि मॉब लिंचिंग होती थी, 5-6 जने इकट्ठे होके और ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को मार देते हैं, उसको एक सेपरेट किया गया है ऑफेंस। इसके अलावा जैसे रेप केसेस थे, शादी का झांसा देकर जो देश शोषण था, उसको एक सेपरेट सेक्शन दे दिया गया। बिल्कुल। उसके अलावा सर और भी जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, उस पर अगर कोई चोट करता है तो वो एक ऑफेंस है। उसके अलावा आप कोई ऐसा भाषण देते हैं जिससे कि अखंडता जो है वो खराब हो, उसको एक सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में लिया गया है। और भी सर कई सेक्शंस हैं, जो मेजर सेक्शंस हैं वो ये हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि हमने देखा कि कई केसेस में एलिगेशंस लगती थी कि साइट प्लान वगैरह हैं जो भी सीजर हुए हैं, चीजें जब बरामद की जाती हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करके कई बार एक्यूज के साथ धक्का होता था। उस सूरत में उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अब कर दी गई है। कंपल्सरी जो पुलिस ऑफिशियल है वो उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा के विटनेस के सामने उसको कलेक्टर साहब, SDM साहब अथवा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एज अर्ली एज पॉसिबल पेश करेंगे। एक वर्मा सीताराम कह रहे हैं एडवोकेट प्रोफेशनल ऐसा है, आपको अपडेट रहना होगा और डेली रीड करना होगा।
डॉक्टर्स और लॉयर्स तो वैसी प्रैक्टिस डॉक्टर, शब्द यूज लॉयर, करते हैं, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, तो सबके हम लिए तो 60 साल की स्टूडेंट हैं। 60 साल की प्रैक्टिस वाले भी अपने आप को प्रैक्टिशनर बोलते हैं। हाँ, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर बोलते हैं। बिल्कुल 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 सही बात। हाँ तुम मेन जो एक बदलाव मैं समझता हूँ एक आम आदमी को जिससे पता होना चाहिए, पहले ये नियम था कि ये दो तरीके की हमें पता है कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी। हाँ, इसमें फर्क अगर लेमन की लैंग्वेज में कहें कि यही होता है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रखा जाता है कि जुडिशियल कस्टडी में जो जेल है वहाँ रखा जाता है। फर्क इतना होता है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस पूछताछ कर सकती है या और तरीके से कुछ रिकवरी हाँ, जैसे कि उनके husband- जेल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। पुलिस कस्टडी में इसलिए रखा जाता था क्योंकि किसी से रिकवरी करवानी, पूछताछ करनी, और उसमें एक डर ये होता था कि पुलिस कोई 3rd डिग्री का हाँ, इस्तेमाल मार- अपनी पावर का मिसयूज कर दे। अब उसमें पुराने कानून में ये था कि 15 दिन की लिमिटेशन थी कि 15 दिन से ज्यादा आप नहीं रह सकते पुलिस के पास नहीं रह सकते। पुलिस के पास। अब नया कानून जो है, हालांकि इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट अलग से करेगा क्योंकि इसकी व्याख्या बिल्कुल क्लियर नहीं है। नए कानून के अंदर ऊपर से देखने से ये पता लग रहा है कि पुलिस कस्टडी को बढ़ाकर 40 या 60 दिन तक कर दिया गया है। 15 दिन से 15 दिन से 40 या 60 दिन, हालांकि व्याख्या अभी सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो पढ़ने में आया उसका मतलब ये है कि 40 या 60 दिन पुलिस कस्टडी पुलिस स्टेशन में एक एक्यूज को रख सकती है, और उसमें क्या हमें पता है कि क्या किस तरीके से क्या होता है? कस्टोडियल टॉर्चर के हमारे वो होते रहे देश हैं। में केस आते रहे हैं। आते रहे हैं। उसके बाद अगर ये कानून बन रहा है तो मैं समझता हूँ आम आदमी को इससे तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया। बहुत बड़ा, 15 से 60 दिन, बहुत- 90 दिन। बिल्कुल। इसमें सर ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि पहले जब भी एक अरेस्ट होता था उसके 15 दिन के बीच बीच में कस्टडी ली जा सकती है। पूछताछ लेनी हाँ। है। अब विद द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट उस 60 दिन तक भी ली जा सकती है। 60 दिन तक। अब वो कितने दिन की कस्टडी होगी ये अभी हालांकि चर्चा पहले, होगी। हाँ, पहले इसमें भी- इसमें जरूर कोई ना कोई एक अमेंडमेंट इसमें और भी बदलाव है कि अरेस्ट पे पहले ये रहता था कि एक्यूज को अरेस्ट किया, मुलजिम को अरेस्ट किया है तो उसकी फैमिली को या उसके फ्रेंड्स को सूचना की जाती थी। अब इसमें ये आया है कि वो किसी भी एनी पर्सन किसी को भी अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सकता है। अच्छा, जैसे मैं दे सकता हूँ। हाँ, आप किसी को भी सूचना दे सकते हैं उसकी, आप जिसको कहें अच्छा, गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार हो गया मैं, राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं। अच्छा इसका भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है इस एक्ट में। अच्छा, ये लिखा भी दे सकते हैं। आप लेकिन किसी को भी सूचना दे सकते हैं। Any पहले person. ये था एनी पर्सन, पहले ये था कि आप अपने परिवार को, अपने हाँ, मित्र family को, member. अपने फैमिली मेंबर्स को सूचना देंगे। अब मुझे तो राष्ट्रपति को सूचना देनी है। अभी क्लियर होना अभी बाकी है। clear होना बाकी ये भी है। एक तरीके से एक लिमिटेशन है हाँ। कि पहले ये था पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसके परिवार में से किसी मेंबर किसी को मेंबर को, लेकिन इसका अब पुलिस पुलिस- मिसयूज भी कर सकती हाँ, है बिल्कुल मिसयूज। और कि राह चलते व्यक्ति को इसने बताया कि हाँ। राह चलते व्यक्ति को सूचना देनी है, चाहे उसका उससे कोई रिलेशन कोई रिलेशन है चाहे नहीं है, इसने ये हो। बताया कि इसको सूचना दे दो और सूचना दे दी। एडवोकेट दीपक सेतिया कह रहे हैं, रमनदीप जी पूर्व सचिव बार बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, नपीन भाई बड़े कूल स्वभाव के वकील है, मामी मिड्डा भाई बहुत ही प्यार बांटने वाले, कोर्ट कैंपस में सभी की फेवरेट है। थैंक यू तो हम भी तो छाट छाट के बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात आ रही है कि 90 दिन की कस्टडी और किसी को भी सूचना दे देना, मतलब एक डाई उतारना जैसे किसी को भी कह रहे हैं। चलिए बदलाव की बात करते हैं। हम लोग आज 427वें एपिसोड में नए कानून जो आपराधिक कानून है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है एडवोकेट महावीर मिड्डा, एडवोकेट रमनदीप सिंह और एडवोकेट नरपेन कंबोज। चलिए, नए बदलाव किसके हित में है? सरकार के, न्यायपालिका के, पीड़ित के, पुलिस के या एडवोकेट? कोई भी कानून होता है वो बनाया political, जाना है। उसमें इंटरवेंशन कहीं ना कहीं होता ही है। जी। पुरानी सरकारें थी, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो वो उसी आइडियोलॉजी के कानून ये बनाएगी, ये एक स्वाभाविक नहीं है। अब ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की सरकार है तो इसमें भी जो भी कानून बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की छाप जरूर होती है। अब इसमें भी ये देखा गया कि जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे नए लॉ डाले हुए हैं मॉब लिंचिंग को लेकर या इस तरीके से जो राष्ट्र की एकता अखंडता को, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की छाप जरूर है। पुलिस की पावर को बढ़ाया गया है और सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है कि क्योंकि पुलिस की पावर को मैं समझता हूँ इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि देश और समाज की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न रहा है, जो कि इस सरकार का रहा ही है। एक वो उसकी आइडियोलॉजी भी है और उसकी छाप हम देखते भी हैं इसमें। पहले की आगे बढ़ूं मैं, यहाँ मैंने एडवोकेट चरणदास कंबोज
हमें देख रहे हैं। शुक्रिया कंबोज जी जुड़ने के लिए। आपके पुत्र हमारे साथ हैं और अच्छी बात है कि आप देख रहे हैं, आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। डॉक्टर रणधीर बीजर कह रहे हैं हेल्थी डिस्कशन बाय यूथ एडवोकेट, और चंद्रदास कंबोज जी भी कह रहे हैं गुड डिस्कशन। चलो गुड डिस्कशन कह रहे हैं वो तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। हाँ, आपकी नजर में बदलाव किसके हित में? सर मुझे लगता है कि पुलिस को इसमें काफी ज्यादा पावर्स दी गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी राइट्स हैं या पुलिस अगर किसी कंडीशन में है तो ये शेल शब्द यूज किया है इसमें कि जो व्यक्ति सामने है उसको पुलिस की बात को मानना पड़ेगा। अगर शेल शब्द का यूज किया है इसमें, अच्छा, तो इसका मतलब कि पुलिस इज एम्पावर्ड टू टेक एनी एक्शन, एक्शन, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा सर और भी कई सेक्शंस में पुलिस को, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उसको अटैच करना है, उसके संबंध में भी लेकिन पुलिस में अंकुश ये लगाया है कि उनको हायर ऑफिशियल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की एक्सेप्टेंस, अच्छा, उनकी उनकी परमिशन से वो कोर्ट में अप्लाई करेंगे। फिर कोर्ट आफ्टर टेकिंग एविडेंस और गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, एक्यूज को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो 14 दिन में आए, फिर उसके बाद में वो अपना स्पष्टीकरण दे। फिर इसके अलावा सर जो बाकी बातें हैं कुछ एक्यूज की फेवर में भी हैं और कंप्लेनेंट जो है उसकी फेवर में भी हैं कुछ बातें, कुछ सभी के साथ थोड़ा थोड़ा है। लेकिन मुझे ये कहीं व्यक्तिगत लगता है कि पुलिस को काफी ज्यादा पावर दी गई है। महावीर जी, सर ऊपर से जो इसका ढांचा है हाँ, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम स्पीडी ट्रायल करेंगे, जल्दी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और जो परिवादी हैं उनको न्याय मिलेगा ऊपर से। लेकिन जैसे जैसे हम इस कानून की गहराइयों में जाते हैं कुछ हमें कमियां दिखी हैं इसमें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन पहला ये है कि किसके हित में? ऊपर से देखने से ये लगता है कि परिवादी को फायदा है, लेकिन सरकारें जहां इन्वॉल्व हो जाती हैं, सरकारों ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि वो इसको आगे चला सकें, कि हमें इस चीज से फायदा उठा सके। पुलिस को पावर दे दी गई है और हम ये समझते हैं कि पुलिस किसके दबाव में काम करती है और किसके अंडर में काम करती है। तो कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने, जो सरकार है, उसने अपने अकॉर्डिंग ये लॉ को बनाया है और उस चीज का फायदा भी उठाएंगे वो। सर एक महत्वपूर्ण बात इसमें जी मैं और रखना चाहूंगा। तो मान लीजिए पहले क्या होता था, जब कोई व्यक्ति भगोड़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता था तो उसका जो केस है उसको छोड़ के बाकियों का ट्रायल चलता था। अब उसकी एब्सेंस में भी उसको हाजिर मान के उसका केस का ट्रायल होगा, जिसमें ना तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की और उसके जो बाकी राइट्स हैं वो भी उसके इन्फ्रिंज हो जाएंगे उससे। अच्छा, दूसरी बात सर ये है, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी व्यक्तिगत सोच है चेक के केसेस में आएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रभावशील है, उसने कहीं से ये करवा लिया कि सम्मन की सर्विस हो गई, बेलेबल ऑफ सम्मन भी गए, बेलेबल भी, अरेस्ट भी हो गए, उसके बाद उसकी गैर हाजिरी में जब सजा वारंट आएंगे तभी उसके बाद उसको पता लगेगा कि मेरे को सजा होगी। मेरे को सजा होगी। तो ये इसमें मेरे ख्याल से जो हियरिंग, अगर कोर्ट ने मफरूर घोषित कर दिया, फाइल को दाखिल दफ्तर ना करते हुए उस फाइल का ट्रायल चलेगा और उसको ये प्रज्यूम किया जाएगा कि ये यहाँ पे उपस्थित है, जो अभियुक्त है वो यहाँ उपस्थित है, उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी। लेकिन इसमें एक चीज है सर कि इसमें 2 साल का पीरियड दिया गया है अपील करने का। 2 साल तक तो आ जाए, वो अपील कर दे और दोबारा से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है, अपील जब पेश करेगा तब उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और तब उसका सजा वारंट भी वही, एक बार जेल तो जाना ही जेल जाना पड़ेगा। सजा वारंट सरेंडर करने के बाद में उसको अवसर मिलेगा कि तू अपील कर सकता है। अच्छा 60 दिन का भी उसको जब चार्ज लगेगा उस पे, उसके बाद में 60 दिन का टाइम लगेगा। अगर वो हाजिर नहीं है तो 60 दिन बाद ट्रायल शुरू होगा। 60 दिन बाद। लेकिन यही है कि इसका मिसयूज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट महावीर मिड्डा, रमनदीप सिंह जी और नरपेन कंबोज। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नए कानूनों से अधिक दिक्कतें किसके सामने आएगी? एडवोकेट्स हैं, जुडिशरी है, देखिए पुलिस है। मैं निवेदन करूं, हमारे पास, मेरे को लगभग 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने काफी अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन कर रखी है। मेरे अलावा और भी जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, हमारी बार एसोसिएशन हैं और जो मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, सेशन जो जज साहिबान हैं, उनके पास एक लंबी लाइब्रेरी है। 1 जुलाई 2024 को वो लाइब्रेरी हमारे
कम काम आने वाली है। पुराने जब सेक्शंस बदल गए, हाँ। इसके अलावा सर जो स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अब जो एक व्यक्ति 6 साल से 5 साल से लंबे समय से तैयारी कर रहा है, वो एक नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर आ गया, बिकॉज सेक्शंस बदल गए, नए सब सेक्शंस आ गए। इसमें अगर सेक्शंस पुराने रहते और फिर भी बदलाव कर दिया जाता, उससे कुछ हेल्प रहती। मतलब तो सब खर्चा बढ़ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया सर। सरकारों का भी खर्चा बढ़ गया इससे। आप देखिए इस देश में आज पर्यावरण की बात हो रही है कि एक मुद्दा बना हुआ है पर्यावरण को हमें पेड़ लगाने, पेड़ लगाने। बहुत अच्छा और मुद्दा उठाया हाँ, उन्होंने। दूसरी बहुत अच्छा। तरफ अब आप देखिए कितनी किताबें वहाँ पर प्रिंट होनी है, लाखों करोड़ों में, हाँ और उसमें जो कागज लगने वाला है, और जबकि कोई इतना बहुत बड़े ऐसे बदलाव नहीं है, ये बदलाव अमेंडमेंट से भी चल सकता है। अमेंडमेंट चल सकते थे। हाँ इनके बारे में जो कितने अब पेड़ इस्तेमाल मतलब बात तो पर्यावरण की करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। लाखों करोड़ों किताबें छपेगी, वो भी कुछ हो गए, करोड़ों 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 किताबें छपेंगी। इसमें हम एक चर्चा करें कि प्राइमरी स्टेज पर किसको फायदा है और किसको नुकसान है। प्राइमरी स्टेज पर सभी को नुकसान है, सरकारों को भी नुकसान है। इन्होंने जैसे बोल दिया कि 7 ईयर 7 साल के जो क्राइम 7 साल से अधिक सजा के क्राइम्स हैं, उनमें हमें FSL रिपोर्ट्स या FSL का सहारा लेना होगा। लेकिन आपके पास में FSL का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, FSL का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एडवोकेट्स को समस्या आने वाली है स्टार्टिंग स्टेजेस में, अधिकारियों को जुडिशरी सिस्टम को प्रॉब्लम होने वाली है। और जो इन्होंने चेंजेस किए हैं FSL के लिए और समन्स के लिए हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एविडेंस के लिए बात करें, तो उतना यहाँ पर हमारे कोर्ट्स में फैसिलिटी नहीं है, एफिकेसी नहीं है, स्टाफ स्टाफ भी नहीं है उतना स्टाफ भी इसका नहीं है। अतिरिक्त नुकसान तो पीड़ित को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल आम जनता को आम जनता को। और सेकेंडरी बात तो सबसे बड़ी है सर, ये जब एक्ट लागू हो जाएंगे, अधिकारियों पर कितना प्रेशर होगा, एडवोकेट्स पे कितना प्रेशर होगा। एक हम जैसे बात करते हैं कि हमारी डायरियां तो डबल हो जाएंगी, काम उतना रहेगा, डायरिया डबल हो जाएगी कि हर 1 महीने में जो एक्यूज जेसी है, 1 महीने में उसकी 2 डेट्स आएंगी, 14 दिन बाद 14 दिन बाद डेट आएगी, चाहे सेशन है। पहले मजिस्ट्रेट में जो जेसी रहता था, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के अंदर उसकी 14 डेज बाद तारीख आती, अब वही सेशन में भी वही रहेगा, सेशन में भी वही रहेगा। इसको क्या मानना है, मतलब क्या सच में इतनी दिक्कतों के बाद न्याय जल्दी मिल पाएगा? क्या लगता है? सर अगर चर्चा होती तो इसका ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलता। बिना चर्चा से पास किया गया है, क्योंकि बस नाम चेंज कर दिया। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम सब अपने विचार, अगर विपक्ष वहाँ विचार रखता लर्नेड लोग वहाँ बैठे जाते हैं। क्योंकि हम तो उन्हें लर्नेड मानते हैं, MP साहिबान जो भी विपक्ष में है, Actually कम पढ़ाई से कम अपनी बात रखते तो हमारे लिए इजी हो जाता है, एडवोकेट्स के लिए भी। ये एकदम से लागू हो गया। फिर सर एक और इसमें निवेदन है कि जो इतने लंबा समय निकला, इसमें या तो ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाती, ऐसे सेमिनार्स रखे जाते जो जितने स्पीडली रखने चाहिए थे उतने रखे नहीं सके। वो रखते तो सभी को पता लगता। बार की बॉडीज का भी रोल है, बार काउंसिल को भी रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि जो शायद वो नहीं कर पाए, या मतलब क्या नहीं होगा? लिया, क्या पता। सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और कोई ऐसे